हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेक बाउंस के प्रोसेस के बारे में। मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है और आपके यहाँ से 50,000 रुपये का छड़ और सीमेंट लेके कोई आदमी चला गया और उसके बदले में आपको एक चेक पकड़ा दिया। आप गुड फेथ में अपने क्लाइंट को वैल्यू देते हुए वो चेक जो है ले लिया। आप तो ये सोच रहे हैं कि चेक जो है बाउंस करेगा नहीं, पैसा हमको मिल जाएगा, और आपका वो सामान लेके भी चला गया। अब क्या हुआ कि चेक जैसे ही आप बैंक में डालते हैं वो बाउंस हो जाता है। तो चेक बाउंस होने के 3-4 कारण हैं। पहला कारण है इनसफिशिएंट फंड, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था जिसके चलते उसका चेक बाउंस हो गया। तो इनसफिशिएंट फंड के कारण चेक जो है बाउंस होता है। नंबर 1 यही था, इनसफिशिएंट फंड। नंबर 2 था सिग्नेचर मिसमैच। सिग्नेचर क्या किया, वो उल्टा पुल्टा सिग्नेचर करके आपको चेक दे दिया, जिसके चलते जैसे ही वो बैंक में गया सिग्नेचर मिसमैच हुआ, आपको पैसा नहीं मिला, उस समय चेक बाउंस हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है चेक बाउंस का, उसने अकाउंट ही बंद करवा दिया बैंक को फ़ोन करके, या बहुत साल पहले ऐसा आपको बैंक का चेक दिया जो पहले बंद हो चुका है, ठीक है, आपको चीट करने के लिए ऐसा काम किया। चौथा क्या हो सकता है, स्टॉप पेमेंट। फ़ोन करके बैंक को ये बोलता है चेक देने वाला आदमी कि आप इस चेक का पैसा नहीं दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चालाक बन रहा है। तो 4-5 कारण है जिसके चलते चेक जो है वो बाउंस कर गया। बाउंस कर गया तो आपका दिमाग ख़राब हो गया कि मेरा सामान भी ले गया, हमको लव लेटर भी पकड़ा दिया, ठीक है। अब वो लव लेटर क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, पैसा मिला नहीं उसका। अब पैसा नहीं मिलेगा तो आप सामान कहाँ से खरीदेंगे, फिर कैसे बेचेंगे, फिर कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। बहुत सारा कारण है जिसके वजह से आप परेशान हो जाते हैं चेक का पैसा नहीं मिलने पर। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में आपको केस करना है। हम लोगों का एक एक्ट है, कानून है, जिसको बोलते हैं नेशनल एनआई एक्ट, है ना, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138। इसमें ये लिखा गया है कि अगर आपको कोई चेक मिलता है, बाउंस हो जाता है, तो आप इस एक्ट के अंदर कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंप्लेन केस कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन केस करना कैसे है, यही प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनका पैसा भी बच सके। इसी व्यू से मैं ये वीडियो जो है वो डाल रहा हूँ। बहुत सालों का एक्सपीरियंस आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है। आपको केस कैसे करना है, जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ, आप बाउंस का डेट देखोगे और बाउंस के डेट से 30 दिन जोड़ोगे। मान लो कि आपका चेक 1 तारीख को बाउंस हुआ, 1 जनवरी को, तो आप 30 जनवरी के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस भेज दोगे। ये लीगल नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी है। लीगल नोटिस नहीं भेजिएगा, ऐसे ही आप केस कर दीजिएगा तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। यह कानून में लिखा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको लीगल नोटिस भेजना है। तो कानून से ही कोर्ट चलता है, आपको भी कानून से चलना होगा। आप डायरेक्ट बोलिएगा कि जाके हम केस कर देते हैं, चेक का पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको पहले लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, वो भी एक अधिवक्ता के माध्यम से अगर आप भेजेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो लीगल नोटिस आपने अधिवक्ता के माध्यम से भेज दिया। उसमें अधिवक्ता क्या लिखेंगे, अधिवक्ता यही लिखेंगे कि आपने उसको उधार दिया था, उसके बदले में उसने चेक दिया था, चेक का नंबर ये है, इस बैंक का चेक दिया था, और जैसे ही आपने अपने बैंक में वो चेक लगाया, वो चेक डिजॉनर हो गया, मतलब अप्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। तो जैसे ही चेक डिजॉनर हो गया, अब क्या होगा, आप उसको बोलेंगे कि आपका चेक जो है डिजॉनर हो गया है, आप पैसा डाल दीजिए, ताकि मैं जैसे ही दोबारा इसको चेक को लगाऊं मेरा पैसा जो है मिल सके। मैं आपको इसके लिए 15 दिन का समय देता हूं। 15 दिन के अंदर अंदर या तो आप मुझे पैसा कैश दे दीजिए,
नहीं तो अपने अकाउंट में डालिए, मैं फिर डालूँगा और चेक का जो राशि है उसको मैं निकाल लूँगा। 15 दिन का समय देने के बाद भी वो बंदा आपको चेक का राशि नहीं देता है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही उसको लीगल नोटिस मिला तो वहाँ से आप 15 दिन जोड़ेंगे। मान लीजिए कि 3 तारीख को उसको लीगल नोटिस मिला, 1 को बाउंस हुआ, 2 को लीगल नोटिस तैयार हुआ, 3 को उसको भेजा गया, 3 को लीगल नोटिस भेजा गया, 5 को उसको मिला, तो 5 तारीख से 15 दिन यानी 20 जनवरी, मैं जनवरी का महीना पकड़ के चल रहा हूँ, 20 जनवरी को उसको समय है कि वो पैसा जो है दे दे, लेकिन वो आदमी पैसा दिया नहीं। अब आप 21 तारीख को केस कर सकते हैं, या 20 तारीख से आप जोड़िए 30 दिन, 20 तारीख से 30 दिन के अंदर आप केस कर सकते हैं। जैसे ही उसको नोटिस मिला उससे 15 दिन जोड़िएगा, और जैसे ही 15 दिन ख़त्म हुआ आप 16वां दिन से केस उसके ऊपर कर सकते हैं। 30 दिन का टाइम आपके पास रहता है, यानी कि 5 तारीख को उसको नोटिस मिला और 20 जनवरी तक उसके पास समय है। आप 21 जनवरी को केस कर सकते हैं, 22 को केस कर सकते हैं, 23 को केस कर सकते हैं, 24 को केस कर सकते हैं, 25 को केस कर सकते हैं। मतलब वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आपको केस कर देना है। केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा, आपके वकील साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले वो वकालतनामा लगाएंगे, आपका उसमें सिग्नेचर लेंगे, उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन में लिखेंगे कि कैसे कैसे आपने उसको उधार में सामान बेचा था, उसके बदले आपको कैसे चेक दिया गया, चेक कैसे बाउंस हुआ, कहाँ बाउंस हुआ, लीगल नोटिस कब भेजा गया था, और लीगल नोटिस का उसने जवाब आपको नहीं दिया, इसी वजह से आप केस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ पूरा डिटेल में, जिसको हम लोग प्लेंट कहते हैं, प्लेंट में ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी। और इस कंप्लेन पिटीशन के साथ लीगल नोटिस भी अटैच रहेगा, क्योंकि एक लीगल नोटिस तो आप उसको भेज दिए हैं, लेकिन उस लीगल नोटिस का फ़ोटोकॉपी तो आपके पास होगा ना, तो फ़ोटोकॉपी आप उसमें कंप्लेन पिटीशन में लगाइएगा। मतलब जो केस करने आप जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन आप न्यायालय में दायर कीजिएगा, उसके साथ साथ आपको लीगल नोटिस भी लगाना पड़ेगा। और लीगल नोटिस को भेजना किससे है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। तो जैसे ही रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजिएगा, आपको एक स्लिप देगा जिसमें ट्रैकिंग नंबर लिखा रहता है, तो उसका भी फ़ोटोकॉपी आपको इसमें लगाना है और ओरिजिनल वाला रखे रहना है। जब इंटरनेट पे जाइएगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस टाइप कीजिएगा, तो ट्रैकिंग रिपोर्ट जैसे आप उसमें डालिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लीगल नोटिस उसको कब मिला है। वो ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आपको इंटरनेट से निकाल करके इस एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। वकालतनामा लगा दिए, कंप्लेन पिटीशन लगा दिए, उसके बाद लीगल नोटिस लगा दिए। लीगल नोटिस आप जो भेजे हैं पोस्ट ऑफिस का रिसीट, वो आपको लगाना है, और इंटरनेट से वो कब उसके पास पहुंचा, उसको ट्रैकिंग रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपको लगाना है। उसके बाद चेक का फ़ोटोकॉपी भी आपको लगाना है। लिफाफ अगर है उसका भी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद एक एफिडेविट भी आपको अपना लगाना पड़ेगा। ये सब सेक्शन में लिखा हुआ है, सारा लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें लगा देने के बाद आप उसको कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। एफिडेविट जो आपको लगाना है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 145(1) के अंतर्गत लगाना है। उसमें जो शिकायत करता है उनका नाम लिखा जाएगा, जिसके ऊपर केस हुआ है एक्यूज़ का नाम लिखा जाएगा, और शिकायत करता अपना डिटेल देंगे कि वो कहाँ रहते हैं, है ना, उन्होंने क्या केस किया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 145(1) के अंतर्गत एक एफिडेविट भी लगेगा। ठीक है, यानी कि लीगल नोटिस लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एप्लीकेशन लगेगा, पोस्टल रिसीट लगेगा, ट्रैकिंग रिपोर्ट लगेगा, चेक ओरिजिनल
भी लगा सकते हैं या फ़ोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। चेक बाउंस का रसीद भी लगा सकते हैं। जो चेक बाउंस हुआ है वहाँ से बैंक आपको रसीद देगा, वो भी आपको लगाना है। और एफिडेविट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 145(1) के अंतर्गत आपको लगाना है। ये सारा चीज़ लगा के केस फाइल कर दीजिएगा। जैसे ही आप केस फाइल करते हैं, ई कोर्ट सर्विस में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपका इंटरनेट पे केस नंबर जो है वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अब आपको जाना है कोर्ट। वकील साहब आपको कोर्ट लेके जाएंगे। कोर्ट में जैसे ही आप जाइएगा, आपसे जज साहब सवाल पूछेंगे, आपने जो पैसा है उधार में जो बेचा है सामान, कितने का बेचा है, किसको दिया, चेक आपको कैसे मिला, चेक आपको कब मिला, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूछने के बाद केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब कोर्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 144 के अंतर्गत उसको एक लीगल मतलब अपनी नोटिस भेजेगी, जिसको सम्मन कहते हैं। उसको सम्मन भेजा जाएगा। किसको? जिसने आपको चेक दिया, जिस पे आपने केस किया है, उस आदमी को कोर्ट जो है सम्मन भेजेगी, बुलावा पत्र भेजेगी कि तुम आ जाओ, अपना पक्ष रखो। मान लीजिए कि उसका एड्रेस आपको नहीं मिला, तब क्या होगा? उसने एड्रेस चेंज कर दिया, तब क्या होगा? आप उस एरिया के पेपर में उस सम्मन को छपवा सकते हैं और उसका कटिंग निकाल करके आप कोर्ट में लगा दीजिए। मान लिया जाएगा कि सम्मन रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो आदमी नहीं आता है तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, या कोर्ट अगर चाहेगी तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अब वो जैसे ही वारंट इशू होगा, पुलिस उसको खोजने लगेगी। पुलिस जैसे ही उसको खोजने लगेगी, उसके घर तक जाएगी या उसके रिश्तेदारों को पकड़ेगी, रिश्तेदारों का चैन बना के उसके घर तक जाएगी, और जैसे ही उसको पकड़ेगी उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाएगी और वहाँ उसको बेल लेना पड़ेगा, बेल कराना होगा। जैसे ही वो अपना बेल कराता है, अब वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गया। अब कोर्ट में जैसे ही वो प्रेजेंट हो गया, जमानत कराने के बाद, अब उसका जो वकील है वो क्या करेगा? आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। सेक्शन 145(2) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का धारा 145(2) के अनुसार आपको से सवाल पूछे जाएंगे। कौन सवाल पूछेगा? जो एक्यूज पर्सन है, जिस पे आपने केस किया है, उसके वकील साहब आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल में क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपको चेक कैसे मिला, है ना, आपको चेक कहाँ मिला, कब मिला, किधर मिला, उस समय वक्त क्या था, चेक में कितनी राशि है, वो राशि कौन लिखा है, आपने लिखा है कि एक्यूज़ ने लिखा है। जैसे आपको चेक मिला वैसे आपने क्या स्टेप लिया, क्या एक्शन लिया, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। वो कोशिश यही करेंगे कि चेक आपने पाया है ना, कहीं से चोरी आपने किया है, ये साबित करने के पीछे वो पड़े रहेंगे। लेकिन न्यायालय भी ये मानकर चलती है कि चेक हवा में उड़ के तो नहीं आता है, ज़रूर कुछ लेन देन का ट्रांजैक्शन हुआ होगा जिसके चलते चेक जो है आपको मिला होगा। न्यायालय ये मानकर चलती है कि जो आदमी का चेक है वो दोषी है, कहीं न कहीं उसने कोई क्रेडिट में सामान लिया होगा और पैसा के बदले चेक थमा दिया। अब यहाँ क्या है, देखिए, ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, समझौता योग्य है। न्यायालय सबसे पहले ये चाहती है कि दोनों पक्ष समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन डाल दें और केस को ख़त्म करा लें, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी अगर ये केस ख़त्म नहीं होता है, दोनों पक्ष ख़त्म करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143A में आप एक आवेदन दीजिएगा, जिसमें ये डिस्कस कीजिएगा कि जज साहब, चेक का हमको 20% दे दिया जाए। 2018 में हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेंज हुआ था, अमेंडमेंट किया गया था कि 20% चेक की राशि जो है वो कम से कम एक्यूज से दिला दी जाए, ठीक है।
तो एक्यूज से दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सेक्शन 143A में जा कर के केस करना पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन लगाना होगा जज साहब के पास जहां आपने केस किया है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाइएगा तो जज साहब क्या करेंगे, मान लीजिए चेक अमाउंट है 10 लाख का, तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख, तो 2 लाख रुपया आपको एक्यूज से इंस्टेंट जज साहब दिलवा देंगे और बाकी का जो पैसा है वो जजमेंट के बाद डिसाइड होगा, आपको मिलेगा। ठीक है। अब इतना होने के बाद अब मामला आता है आर्गूमेंट पर। मतलब आपके वकील साहब और उसके वकील साहब बहस करेंगे पुरजोर। मतलब केस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, अपना अपना एक लेटर तैयार करेंगे। आप भी अपना बात रखिएगा, वो भी अपना बात रखेंगे। पुरजोर तरीके से इस पर बहस होगा। बहस होने के बाद अब मामला जजमेंट पे फिक्स किया जाएगा। जजमेंट पे फिक्स करेगा तो देखिए इसमें जो सज़ा है वो 2 साल है, मतलब सश्रम सज़ा 2 साल, और चेक का जो अमाउंट है उसका डबल आपको पैसा मिल सकता है। मान लीजिए कि सज़ा हो गया, जजमेंट हो गया, उसके बाद भी अगर वो चाहे तो अपील बिल फाइल करके वहाँ से बेल ले सकता है। कौन ले सकता है? जिसके ऊपर केस हुआ है। एक्यूज़ बेल ले सकता है। बेल लेने के बाद वो हाई कोर्ट में अपील करके वहाँ केस लड़ सकता है। वहाँ से हारेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 3 कोर्ट होता है ना, लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसके पास ऑप्शन है, वो जा सकता है, कहीं भी केस लड़ सकता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। ठीक है। मान लीजिए कि आपका चेक बाउंस का अगर डेट पार भी हो जाता है, जो डेट लिखा हुआ है, तो आप मनी सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए। तो चेक बाउंस का जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है। इसका केस जो होता है बहुत समरी ट्रायल इसको बोलते हैं। जल्दी गवाही जो है गुजरता है ताकि आपको सही वक्त पर आपका पैसा मिल सके, और कोर्ट के माध्यम से पैसा मिलता ही है। जब कोर्ट शक्ति दिखाएगी तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर चेक के साथ साथ आपने कोई लोन एग्रीमेंट भी उसके साथ साइन किया है तब तो सोने पे सुहागा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यही एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। ये प्रैक्टिकल था, ये कोर्ट में होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया मैंने अपने अनुभव का, मेरे पास जो अनुभव है वो सारा अनुभव मैंने इस वीडियो में डाल दिया। आपको प्रैक्टिकल समझा दिया कि कैसे केस होता है, कैसे केस कोर्ट में चलता है और कैसे आपको न्याय मिल सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, उनका पैसा भी उनको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।